हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारा होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। आप लोग जाएं और उस पर ज्वाइन करें। उस पर भी मैंने कुछ जानकारियाँ शेयर की हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने होम साइंस एग्जाम मास्टर चैनल सब्सक्राइब किया था, वो किसी कारणवश बंद हो गया है। बस अब कुछ नहीं करना, सिंपली उसी के सामने 2 लिख देना है आपको, नंबर्स में 2। बस उसके बाद से आप ज्वाइन हो जाएंगे चैनल पर। और वहाँ पर मैंने PDF शेयर की है आपके काम के काफ़ी रोग की उत्पत्ति किस विषाणु के कारण होता है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ में आपका जो RDA है वो भी मैंने 2020 शॉर्ट लिस्ट के शॉर्ट समरी के साथ में वो भी मैंने उस पर डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाओं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाओं और समूह कम कर देता है। मतलब क्या है कि वो जो यहाँ पर हिंदी जो इसका ट्रांसलेशन होता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो जो स्तनपान है, मतलब जो कोलेस्ट्रम है, उसके कारण क्या होता है, रोग की घटनाएं कम होने लगती हैं। ठीक है, मतलब कि क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडीज रहेगी तो हमें क्या होगा, जल्दी से डिजीज नहीं होगी। तो ये पूछ रहा है कि यह सत्य है, असत्य है, असंबंधित है और असंगत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सत्य सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रथम 7 माह, शुरू के 7 माह में कितनी बार परीक्षण करवाना चाहिए? तो वहाँ पर आपका प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। तो यहाँ पे माह में आपका 1 बार उसको अपना परीक्षण कराना चाहिए। इन परीक्षणों से गर्भस्थ शिशु के विकास एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में आवश्यक जानकारी एवं चिकित्सीय सुझाव मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी या वसा की कमी। तो गर्भावस्था में जो दांतों संबंधी रोग होते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है, कैल्शियम की कमी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह हमारा सही हो जाता है। और गर्भावस्था में शिशु की अस्थियों का विकास होता है, दांतों की बीमारियां, हाथ पैरों में झंझनाहट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना इसकी कमी से होने पर बुरी तरह से प्रभावित होता है। सब्जियां, दूध, सूखे मेवे, फल तथा डेयरी उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कि जो गर्भपात हो जाता है वो क्या होता है, वो किसके किसके समय से पूर्व जो हो जाता है वो किसके कारण होता है? निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर या निम्न प्रोटीन स्तर। तो ये जो है जो निम्न फोलेट स्तर के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें फोलिक एसिड और वो आपका आयरन, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो निम्न फोलेट स्तर के कारण यह गर्भपात की स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, सगर्भता काल की अवधि कब से कब तक की होती है? बहुतायत प्रश्न, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सगर्भता की अवधि है वह अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, अंडे के निर्माण से शुक्राणु से मिलने तक, निषेचन से जन्म तक और जन्म से लेकर के 4 सप्ताह तक की। तो सगर्भता काल की जो अवधि होती है वह कब से कब तक होती है? निषेचन से जन्म तक की अवधि को सगर्भता काल की अवधि कहते हैं। जो पूरी प्रेगनेंसी का पूरा टाइम होता है, जब से क्या होता है, फर्टिलाइज होता है एक, तब से लेकर के क्या हो जाता है, तभी से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है वह क्या हो जाता है, पूरा सगर्भता काल के अंतर्गत आता है। युग्मनज का भ्रूणीय विकास डिंब वाहिनी में अविलंब शुरू हो जाता है और सगर्भता आरंभ हो जाती है। मानव सगर्भता की औसत अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह की है और इस गति की गणना आवर्त चक्र के प्रथम दिवस से की जाती है। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमित बालों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के जो पूरे शरीर को आच्छादित करने वाले जो रोमित, उसको क्या कहते हैं? लेन्यूगो कहते हैं। तो ये जो है आपका टेराटोजोन, एमनियोन, ये है वर्निक्स, केसोसा और लेनुगो। तो वो जो लेनुगो है आपका, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? LANUGO। तो उसको रोमिल बालों को क्या कहते हैं? लेनिगो कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं। क्या चीज बनाती हैं? कार्पस लूटियम, आपका कार्पस लूटियम, पुटिकाएं, थीका एक्सटर्ना या जो आपका एंडोमेट्रियम। तो ये क्या बनाती हैं? या बनाती हैं कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। तो अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा तथा थीका इंटरना कोशिकाएं कार्पस लूटियम बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, बंदूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस पर बल दिया गया है? संज्ञानात्मक सोच तथा समस्या का समाधान, ज्ञान प्राप्ति व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका, संज्ञानात्मक समस्या समाधान, दक्षताएं क्षमताएं, विशिष्ट दर्शनीय अनुक्रियाएं। तो जो बंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति पर किस पर ध्यान दिया गया है? इस पर ध्यान दिया गया है व्यवहार पे, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका। तो ये क्या है? जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है कि जो बंडूरा का जो सामाजिक उनकी जो कॉग्निटिव जो थ्योरी है, आपकी सोशो कॉग्निटिव थ्योरी जो है, उसमें क्या चीज़? ज्ञान प्राप्ति व्यवहार, मतलब कि ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है वह समाज के अंदर में हो रही है। तो बंडूरा का सिद्धांत इस चीज़ पर इन्होंने बल दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका, मतलब जो चीज़ें समाज में घटती हैं, मतलब वो भी क्या है? आपके संज्ञान पर प्रभाव डालती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया। मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा या मैस्लो? तो मानवीय अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा दिया गया है। या ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यह करेक्ट हो जाता है। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधाएं आ सकती हैं। यह एक प्रकार का विषय है इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों का मनोरंजन होता है या उपयुक्त सभी। तो बालकों को यौन शिक्षा देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो सेक्स एजुकेशन है इससे क्या होता है कि उन्हें अपनी शरीर की रचना का ज्ञान होता है। तो यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधाएं आ सकती हैं। मानव यौन गतिविधि, प्रजनन, स्वास्थ्य, जनन अधिकार, यौन संयम और गर्भ निरोधक सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित निर्देशों व अनुदेशों को कहा जाता है। बालकों को यौन शिक्षा बच्चों के माता पिता, संरक्षक, औपचारिक विद्यालय कार्यक्रम व सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से दी जाती है। बालक को यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके अंदर जो कुछ जानने की जिज्ञासा होती है वह शांत हो जाती है और उसका सर्वांगीण विकास होता है। ऐसा न करने से उनके विकास में अनेक बाधाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार या इनमें से सभी। तो ये जो है वैधानिकता के आधार पर बाजार का जो वर्गीकरण कह रहा है, जैसे बाजार की मुख्यतः प्रतियोगिता, अवधि, वैधानिकता व क्षेत्र के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो वैधानिकता के आधार पर उचित, चोर और खुला तीनों प्रकार के बाजार होते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है। 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। 6 माह में दुगना और 1 वर्ष में 3 गुना भार होता है। यह आपको समझ लेना है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना कब हो जाता है? यह हो जाता है ये 6 माह में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 6 माह में 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जो कार्य करने धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, वृद्धि, परिपक्वता, विकास, कोई नहीं। तो वह क्या है? वह क्या है? मैचुरेशन है। वह क्या है? परिपक्वता है। कि उभरती तथा विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती है, वो क्या कहलाती है?
परिपक्वता कहलाती हैं। जब हम किसी कार्य को करते करते मैच्योर हो जाते हैं, हमारा दिमाग और हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सेट हो जाता है, तो वो हमें क्या बहुत सारी सुविधाएं देने लगती हैं। बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है किस पर? वातावरण पर, अधिगम पर, बालक की इच्छा पर, मस्तिष्क प्रभुत्व पर। तो बालक का हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग मस्तिष्क के किस पर? प्रभुत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाता है। कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? भोजन ग्रहण करना, स्तन त्याज्यता, बाल विकास का अध्ययन या मलमूत्र नियंत्रण। तो इसमें क्या है कि बच्चों की जो शारीरिक और मानसिक जीवन का गठन है, जो विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं, भोजन को ग्रहण करना, स्तन त्याज्यता ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और मलमूत्र पर नियंत्रण है, उसका जो टॉयलेट की जो ट्रेनिंग कराई जाती है उसका, और भोजन को ग्रहण करना और वीनिंग की प्रक्रिया, यह सब इसके अंतर्गत आती है। लेकिन बाल विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसमें क्या है कि जो बालन के जो अभिभावक माता पिता पर निर्भर है, उनका काम है। बच्चों के विकास में अभिभावकों द्वारा किए जाने वाले पालन पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समुचित पालन पोषण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उसको अच्छे आहार का प्राप्त कर, स्तन त्याज्यता हो गई, भोजन पोषक एवं समुचित मात्रा में हो, ये सब हो गया। लेकिन बाल विकास का अध्ययन आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूल्यांकन, प्रबोधन, निर्धारण या कार्यान्वयन। पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ सूचक आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को, जो प्रगति हो रही है उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कार्यान्वयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, जैसे कोई भी हमारा प्लान है, वो प्लान अगर हम जैसे हम चला रहे हैं कि देखते हैं, तो उसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान को एग्जीक्यूट करना, वही क्या है, वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्यान्वयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला है हमारा प्रश्न, शून्य बजट उन संस्थानों में लागू होता है जहां आधार से पिछले 3 वर्ष की वित्तीय विवरण पर हो, बिक्री की प्रवृत्ति सूचक हो, कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो, पिछले वर्ष के व्यय में 10% खर्चे पर वृद्धि जोड़ी हो। तो जो शून्य बजट क्या होता है? उन संस्थाओं पर लागू हुआ होता है जिनका कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से होता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है हमारा? सही हो जाता है। औपचारिक माध्यम में वंचित बालकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष में प्रारंभ किए गए? तो जो औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सन कब प्रारंभ हुए? 1972 में, 82 में, 85 में और 1979 में। तो वह कब प्रारंभ किए गए हैं? यह प्रारंभ किए गए हैं 1979 में, यह प्रारंभ किया गया है। औपचारिक शिक्षा एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती हैं। इसमें एक नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होता है तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। तो जो औपचारिक माध्यम से सभी नहीं आ सकते थे, इसलिए जो लोग उससे वंचित रह गए उनके लिए अनौपचारिक माध्यम या मुक्त विद्यालयों की, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? आईसीडीएस और WHO, आईसीडीएस यूनिसेफ, आईसीडीएस मिड डे मील, यूनिसेफ और मिड डे मील कार्यक्रम। तो जो भारत में पूरक आहार दिया जाता है वो कब, वो क्या आईसीडीएस और WHO के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जो आपका ये आईसीडीएस जो है वह क्या है, जो 1975 में यह प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1975 में यह प्रारंभ हुआ। और क्या ये इसके जब शुरू किया गया तो 33 खंड थे, लेकिन वर्तमान में यह 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रहा है। और WHO एक विश्वव्यापी संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सभी जानते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं? भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक संघ, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, इनमें से सभी। तो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान पूछ रहा है, न कि किसी एक के क्षेत्र में पूछ रहा है।
तो इसलिए इनमें जो सभी हैं ये सभी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ आदि सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। कुपोषण तथा अल्पपोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, जिसमें कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत सेवक समाज, ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, योजना बच्चों के परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। एपीएस, एसएनपी, आईसीडीएस, आईसीएमआर। तो कौन सी योजना है जो बच्चों के परिपूर्ण सेवा देने का कार्य रखती है? तो ये कौन सी हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, बार बार मैं ये कहती हूँ, भारत में स्कूल पूर्व बालक एवं गर्भवती एवं धात्री माता, ठीक है, इतने लोग इसके टारगेट पे हैं आईसीडीएस के। और हम जानते हैं इसका शुभारंभ कब 1975 में किया गया। यह मृत्यु, कुपोषण, संक्रामक रोग, पोषक न्यूनता जनित रोगों से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करता है। अगला है हमारा, आधारित प्रोजेक्ट पर प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने के लिए नियोजन, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो है कार्यक्रम के उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने के लिए क्या किया जाता है? मॉनिटरिंग की क्रिया की जाती है, उस पर निगरानी रखी जाती है, उसको हम मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम जो समक्रमिक आवाज के साथ चित्र प्रदान करता है, किस नाम से जाना जाता है? टेलीविजन, फिल्म शो, ड्रामा, कृषि प्रसारण। तो वह किस नाम से जाना जाता है? यह आपके फिल्म शो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाता है, जिसके द्वारा रोचक तरीके से कम समय में अधिक ज्ञान की बातें रोचकता के साथ दिखाई जा सकती हैं। इसमें विभिन्न समस्याओं व घटनाओं को उसी रूप में जनता की आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में वह घटती हैं। जब चलचित्र के साथ प्रासंगिक वार्ता तथा गीतों आदि की व्यवस्था की जाती है तो वह फिल्म कहलाती है। फिल्मों का प्रदर्शन प्रोजेक्टर या प्रक्षेपण के माध्यम से किया जाता है। प्रक्षेपकों के माध्यम से 8 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर तथा 35 मिलीमीटर की फिल्में दिखाई जाती हैं। अगला है, फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या 20 से 22, 10 से 12, 15 से 20 या 6 से 8। तो ये हमारी क्या 10 से 12 हो सकती है। ठीक है, और यह क्या मोटे कागज पर या ये क्या कार्डबोर्ड पर, मतलब जैसे गत्ते जैसा कोई कागज मोटा सा होता है, मोटे कागज पर या थोड़ा सा दफ्ती नुमा कोई पेज है उसके ऊपर पतले कागज को चिपका करके बनाया जाता है। या 21 गुणे 27 सेंटीमीटर के करीब का आकार का होता है। कितना? 21 गुणे 27 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लें आप, करीब के आकार का होता है, जिसमें चित्र होते हैं या रेखा चित्र बंधे हुए होते हैं। या कार्ड कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसमें जो चित्र होता है वह दर्शकों की तरफ और पीछे कुछ वर्ड्स को लिख दिया जाता है और जो उसको प्रेजेंट करता है वह पीछे से पढ़ता है और आगे के लोग क्या चित्र को देखते हैं। एक ही कार्ड पे उसको दोनों तरफ से प्रयोग किया जाता है और एक के बाद एक फ्लैश करते जाते हैं, मतलब सामने उसको रखते जाते हैं। संचारण शब्द जिसका ग्रीक मतलब है कम्युनिको से लिया गया है, जिसका क्या मतलब है? तो जो कम्युनिकेशन शब्द है वह किसके? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। ठीक है, किससे? लैटिन भाषा के किस शब्द से? कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। अतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो जो है ये पूछ रहा है प्रश्न में कि संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन को कहा जाता है। संचार तो भाषा के कम्युनिकेशन को कहा जाता है। तो कम्युनिकेट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाता है। और यह जो कम्युनिस्ट शब्द है लैटिन भाषा के, जो कम्युनिकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। तो ये जो कम्युनिके है इसका अर्थ क्या होता है? कम्युनिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है,
करके सीखो सिद्धांत, मतलब वर्किंग जो है आपका डूइंग बाय मतलब करके सीखना है, तो मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। सिद्धांत का विकास शोध का, शिक्षण का तथा प्रसार का। तो यह सिद्धांत किसका है? यह एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? विलंबित अभिकारक, नवप्रवर्तक, प्रारंभिक अभिकारक और लैगार्ड। सबसे बाद में, सबसे लेट में जो आएगा वो क्या होगा? हमेशा इसको याद रखेंगे। तो नवीन प्रचलनों को सबसे ज्यादा लेट में जो वो करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि विलंबित अभिकारक कहते हैं। तो जो जैसे प्रत्येक व्यक्ति पुष्पों में रुचि, जैसे हम बात करते हैं कि जो भी प्रचलन में जो चीजें होती हैं उसको सबसे लास्ट में जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? विलंबित अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा सही हो जाता है। अगला है, इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? शोका, मोरीबाना, सोएबाना, इकेबाना। तो इसमें कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? तो इसमें जो शोका है यह कोई पुष्प सज्जा नहीं है। मोरेबाना, इकेबाना यह सब क्या है? जापानी पुष्प सज्जा है। अगला है कि डिजाइनर परिधान में फुलनेस को नियंत्रित करते हैं तथा उसे आकार देते हैं। तो सीवन, डार्ट्स, फेसिंग तथा लाइनिंग किसको, जो डार्ट्स होती हैं वो क्या होता है? जो डार्ट्स के डिजाइन परिधान को फुलनेस को नियंत्रित करते हैं तथा उसे आकार देते हैं, मतलब एक शेप प्रदान करते हैं। जैसे कपड़े में यहाँ पर डार्ट्स लग गई, ब्लाउज में डार्ट्स लग गई, तो वो क्या होती है? उसको एक आकार प्रदान करते हैं और जहाँ पे शरीर के उभार है उनको दिखाने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाता है। किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? इम्फेसिस, हार्मनी, रिदम तथा लाइन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको रिदम कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं। लय कहते हैं, जो एक अनुशासित गति है जो सामान्यतः तत्वों को नियमित वृद्धि द्वारा माप के दोहराव को द्वारा चिन्हित की जाती है। यह एक आंतरिक सज्जा के स्थान और स्वरूप के संगठन को इस प्रकार व्यवस्थित और परावर्तित करती है जो कि आंखों की डिजाइन के क्रम को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला है हमारा भवन निर्माण नक्शा, जो 1:1000 माप का तैयार किया जाता है, वह क्या कहलाता है? भूखंड योजना, धरातल योजना, भूदृश्य योजना या सर्विस योजना। तो वह नक्शा क्या कहलाता है? वह धरातल योजना फ्लोर प्लान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित रखता है? बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रीजर है, चिल ट्रे है, मोटर है और नियामक। और बहुत ही सरल आसान उत्तर है इसका कि जो भी पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित रखता है तो वो नियमन उसका करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको नियामक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। और रेफ्रिजरेटर कैसा उपकरण है? यह एक खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए जाने वाला उपकरण है। यह उसको जल्दी भोजन को मतलब जल्दी खराब होने से बचाता है। रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक पार्ट लगा होता है जिसे नियामक कहते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और चुंबकीय नियामक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेगुलेटर्स के माध्यम से ही घटते बढ़ते वोल्टेज को वांछित रेंज में लाकर स्थिर कर पाने में समर्थ होते हैं। यह एक चुंबकीय नियामक ऑटो ट्रांसफार्मर्स एवं परिवर्तकों का उपयोग करके वोल्टेज आपूर्ति को स्थिर करते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। पढ़ाई वो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर जा करके आप ज्वाइन करें। ओके, कीप लर्निंग।